गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग आईपीएफ की चर्चा कर रहे हैं। 4 आईपीएफ हमने कंप्लीट किए हैं और संभवतः इसमें मूल अधिकार जो है वहाँ तक हमने कवर किया है, जिसे संवैधानिक विकास से लेकर और संविधान सभा, फिर नागरिकता शासन प्रणाली और तमाम सारे इश्यूज जो हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो ये जो आईपीएफ हम लोग कर रहे हैं ये नई आईपीएफ है। पुरानी आईपीएफ हमने 25 से 30 आईपीएफ वो एग्ज़ाम के पहले किए हुई थी और उसमें 30 फैक्ट हुआ करते थे। और उसमें हम क्या करते थे कि कई सारे टॉपिक जो है वो लेते थे किसी एक आईपीएफ में। मतलब ये आप कह सकते हैं कि सीरियल जो है वो टॉपिकों का नहीं होता था। लेकिन ये जो आईपीएफ हम लोग कर रहे हैं इसमें आपको सीरियल देखने को मिलेगा। जैसे स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में सीरियल वाइज जो है पॉलिटी आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आईपीएफ हम कर रहे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आज 5वां आईपीएफ करने वाले हैं और ये भी पॉलिटी से ही संबंधित है। ये भी पॉलिटी से ही संबंधित है, 5वां आईपीएफ। एक खास बात और ध्यान रखना कि जो अनुच्छेद हैं, जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो पूछता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर पूछता है, हर साल पूछता है। तो प्रत्येक आईपीएफ के शुरुआत में मैं 1 या 2 या 3 जो प्रीलिम्स फैक्ट हैं उनमें हम अनुच्छेद डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको 1-2 बार देखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अभी पॉलिटी का आईपीएफ हम लोग, ये 5वां आईपीएफ, और पॉलिटी के ऐसे 8 या 9 आईपीएफ और अभी आपको और देखने को मिलेंगे। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स की डिमांड ये रहती है कि सर इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ जो है ये प्रोग्राम चला हुआ है, ये यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए है, प्रीलिम्स प्रोग्राम है। और इसका शॉर्ट में अगर नाम देखें तो पीएमपी इसको नाम दिया गया है, ठीक है, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम। ये चल रहा है ये 25 जून से। तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से इसकी पीडीएफ जो है कलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात आईपीएफ की जो पीडीएफ है वो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको और मतलब एक तरह से कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इस फीस का मुझे नहीं पता है, बहुत नॉमिनल फीस रखी गई है इसकी, नाम मात्र की, उसको देख लेना आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें तो 4 सेंटर हैं, कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 सेंटर जैसे नेहरू विहार, ये दिल्ली में 2 सेंटर हैं, करोल बाग नेहरू विहार, और एक प्रयागराज में है और एक लखनऊ में है। तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन ये था कि एक तो हमने बता दिया पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, और बाकी एक क्वेश्चन ये आया था कि क्या पुरानी वाली आईपीएफ करनी है कि नहीं करनी है। तो पुरानी वाली भी देख सकते हैं आप, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जब नई आपको बेहतर और अच्छी तरह से मिल रही तो आप इसको करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला आईपीएफ हमारे पास में, अर्थात पहला प्रीलिम्स फैक्ट। जैसे मैंने बताया, शुरुआत आपको जो भी आईपीएफ देखने को मिलेंगे उसको आर्टिकल से ही दिखाई पड़ेंगे, और आर्टिकल सुमिलित करने के लिए पूछता है, तो इसको खास ध्यान रखेंगे। क्या पूछता है? सुमिलित करने के लिए, मैच करने के लिए, मैचिंग खेलता है, तो आप भी खेल सकते हैं। चलिए, इसमें मेजर आर्टिकल्स, पहला अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में, 81 लोकसभा की संरचना के बारे में, 83 एक राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ऐसी बात करता है। क्या बताता है? कि राज्यसभा एक स्थायी सदन और इसका विघटन नहीं होगा, इसका विघटन नहीं होगा। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है, क्वालिफिकेशन, अर्थात अगर आप एमपी बनना चाहते हैं तो क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, उसके लिए बात करता है आर्टिकल 84। आर्टिकल 85 संसद के सत्र का सत्रावसान और विघटन की बात करता है कि भाई ये 3 जो इशू हैं
कैसे, किनके द्वारा, ये सब वगैरह वगैरह बातें आर्टिकल 85 करता है। अनुच्छेद 101 ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर अर्थात टाई होने पर, ओके, ऐसी हालांकि दुविधा बहुत ज्यादा आती नहीं है। अभी हम पॉलिटी में जब थोड़ा सा डीप में जाएंगे, जब कार्यपालिका संघ कार्यपालिका पढ़ाएंगे, तब आप बताएंगे कि वहां पे कई ऐसे मौके आए हैं जब देखने को मिलेगा कि टाई वाली स्थिति देखने को मिलेगी, अर्थात टाई मतलब मत बराबर की स्थिति देखने को मिलेगी। अमूमन ऐसा नहीं होता है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो आर्टिकल 100 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है, ठीक है, संयुक्त बैठक की बात करता है। एक आर्टिकल और ध्यान रखना, यहां पे नहीं हो पाया है, 105 क्या है, विशेषाधिकार। ये विशेषाधिकार किसका है, एमपीस का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और साथ में इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका भी हमें विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में ही दिखाई पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, ओके, इसको नोट डाउन करेंगे आर्टिकल 105 को। तो आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 109 ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। अभी 2024 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है धन विधेयक को लेकर, और आर्टिकल भी पूछा गया कि आर्टिकल 109 जो है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है, जो कि गलत था। आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल 110 जो है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है, बस विशेष प्रक्रिया का प्रावधान वो 109 में किया गया है धन विधेयक को लेके, ओके। तो ये थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि आर्टिकल 109 और 110 कंफ्यूजन वाली स्थिति तभी बनती है जब लगभग एक ही जैसी बात करते हैं, कोई परिभाषा बता रहा है तो कोई प्रक्रिया बता रहा है। तो प्रक्रिया जो है वो 109 में दी गई है और परिभाषा वो 110 में दी गई है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हैं, बजट, जिसको आप आम भाषा में बजट बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, जिसको आप आम भाषा में बजट बोलते हैं, ओके। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 2, ओके, दो यहां पे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो श्रेणी 1, श्रेणी 2। अच्छा, अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। आप जानते हैं संसद, जब तक संसद चल रही है, सत्र में है, और वहां पे जो भी बातें हो रही हैं, जो कुछ भी संसद के अंदर हो रहा है, तब तक ध्यान रखना कि कोई किसी पर अवमानना का दावा नहीं कर सकता है। वहां पे जो भी विचार विमर्श हो रहा है, जो भी डिबेट हो रहा है, उस पर न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे सकता है कि पता लगे पार्लियामेंट जो है उसमें कुछ बहस हो रही, कुछ उल्टी सीधी बातें हुई, कुछ भी हो गया, इवन आप देखते हैं कि तोड़ फोड़ भी हो जाती कई सारे पार्लियामेंट में, आप देखते हैं। हालांकि भारत में ऐसी गरिमा अभी तक बनी हुई है, हालांकि कई बार होता है उत्तेजना में बस जो है लोग कभी सभापति के कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी हम जो बचे हुए भारत में। तो ऐसा नहीं है कि भाई कुर्सियां उछल जाएं, गाली गलौज हो जाए तो फिर लोग बाहर आके मुकदमा उस पर कर दें कि आपने संसद के अंदर हमको गाली दी हुई थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या माननीय कोर्ट, कोई भी न्यायालय रहेगा, मना कर देगा कि नहीं, हम ऐसा इंटरफेयर इसमें नहीं करते। तो आर्टिकल 122 यही कुछ बातें करता है। तो पूरी तरह से संसद क्या है, संसद की जो कार्रवाइयां हैं जो संसद के अंदर हो रही हैं, ठीक है, वो न्यायालय की जांच से परे हैं। तो आर्टिकल 122 ऐसे कुछ बातें। आर्टिकल 123 जो है ये संसद के विश्रांति काल मतलब जब भी जो है सत्र में ना हो, जब संसद सत्र में ना हो, विश्रांति काल ना हो, नोट डाउन कर लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन में ये रह गए विश्रांति काल क्या होता, जो संसद सत्र में ना। विश्रांत काल में
अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ओके, राष्ट्रपति की शक्ति। विश्रांति काल मतलब जब संसद सत्र में ना हो, संसद सत्र में ना हो या संसद का कोई भी एक सत्र जो है, कोई एक भी सदन जो है वो सत्र में ना हो, तब राष्ट्रपति महोदय जो है आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, जब बहुत ही लोक महत्व के विषय या ऐसा जरूरी समझे कि अब समय आ गया है कि अध्यादेश जारी किया जाए, और जब संसद सत्र में ना हो या उसका कोई एक सदन। चलिए, और भी कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं। तो 123 में अध्यादेश, आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय एक तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और ध्यान रखना, यहीं पे अवमानना भी जो है, कोर्ट की अवमानना की भी बात होती है। ओके, अर्थात आर्टिकल 129 का प्रयोग करते हुए कोर्ट जो है वो कोर्ट की अवमानना के लिए लोगों को दंडित भी कर सकता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 129 है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और अवमानना के लिए आर्टिकल 129। अनुच्छेद 137 ये उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू की शक्ति की बात करता है। पुनरावलोकन मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और इसके बाद में फिर अपनी बात को पलट नहीं सके, नहीं भाई हम नहीं कर सकते, हमने एक बार बोल दिया तो वही बस पत्थर की लकीर है। नहीं, अपने निर्णयों को संशोधित भी कर सकता है कोर्ट, न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो उसके लिए आर्टिकल 137 अर्थात पुनरावलोकन, रिव्यू के बारे में। ओके, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। हमने बताया था कि जब कभी भी ऐसा दुविधा वाली स्थिति होती है तो माननीय राष्ट्रपति महोदय माननीय न्यायालय से ऐसा कुछ सलाह मांगते हैं कि भाई कुछ बताइए इसके बारे में। तो एक ध्यान रखना बात, इसमें दो पार्ट हैं। दो पार्ट कैसे? पहले पार्ट में आर्टिकल 143 के पहले पार्ट में जब राष्ट्रपति महोदय कोई सलाह माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांगे और सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सलाह राष्ट्रपति महोदय मांगे और जब कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह दे और उसके लिए राष्ट्रपति पे बाध्यकारी ऐसी कुछ चीजें बोले कि नहीं आपको मानना ही है, तो राष्ट्रपति मना कर सकते हैं। तो क्या बात निकल गई कि राष्ट्रपति महोदय के ऐसे कोई सलाहकारी अगर प्रकृति की कुछ बातें आ रही है अगर, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर सकता है कि भाई हम निर्णय इस पे नहीं दे सकते, हम कोई सलाह नहीं दे सकते। दूसरा, अगर मान लो सलाह दे भी रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति महोदय भी मना कर सकते हैं, हम नहीं लेना चाहते हैं, बस हो गया हमारा काम, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। तो आर्टिकल 23। दूसरा पार्ट एक और है, जब कभी भी द्विपक्षीय संबंध संधियों की बात करते हैं, ठीक है, संधि हो गई, कुछ ट्रीटी हो गई, उससे संबंधित अगर कोई भी सलाह राष्ट्रपति महोदय मांगते हैं किससे? माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को वो निर्णय राष्ट्रपति महोदय को, वो जो सुझाव है, निर्णय माफी चाहूंगा, निर्णय का यूज कर रहा हूं, गलत शब्द है, सुझाव जो है वो राष्ट्रपति महोदय जो है मानेंगे और इधर ये मना भी नहीं करेंगे। कौन? माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो दो पार्ट यहां पे बनते हैं। तो आर्टिकल 43, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब अभी टॉपिक है अपने आप में, हम डिक्टेट कर रहे हैं केवल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। ओके, आर्टिकल 163 और ध्यान रखना, आर्टिकल 163 के पे नोट डाउन कर लेना। यहां पे राज्यपाल को
राज्यपाल को राज्य मंत्री परिषद द्वारा सलाह देने की बात करता है। ठीक है, सलाह देने की बात करता है, तो इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 163 यहां पे हो सकता है आगे हो सकता है आगे हो, नहीं तो आर्टिकल 161 क्षमा आदि की शक्ति, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संभवतः दिया नहीं है। ठीक है, संभवतः यहां पे दिया नहीं, तो आप आर्टिकल 163 ध्यान रखना। राज्यपाल को केंद्रीय राज्य मंत्री परिषद द्वारा सलाहकारी शक्तियां जो है, अर्थात सलाह देने की शक्ति। अब कुछ और भी यहां पे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 164(1) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। कमेंट करके बताएं कि हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कौन सा अनुच्छेद बताया हुआ था। यहां पे तो आप देख रहे हैं 165। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान, अंडरलाइन करेंगे, विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। उत्सादन मतलब होता है या तो उनको खत्म करना या फिर सृजन करना। ओके, जो हैं पहले से विद्यमान है तो उनका क्या करना, उत्सादन करना, उनको खत्म कर देना। ठीक है, या फिर कोई राज्य ऐसा, मतलब कोई राज्य ऐसा बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पे एक जो है विधान परिषद का गठन चाहिए, तो फिर सृजन करता है। तो ये संसद की शक्ति है। तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन की बात हो। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उनका सत्रावसान करने, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया। तो आर्टिकल कौन सा, इसको स्टार लगाएंगे, भूलना नहीं है, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 174। अनुच्छेद 200 हमने कल बताया था, कल या परसों शायद इस पे चर्चा की हुई थी। आर्टिकल 200 राज्यपाल राज्य विधानसभा से संबंधित कोई विधेयक उसको अपने पास रखना। ठीक है, जैसे इसके लिए राष्ट्रपति के लिए, या राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अच्छा, यहां पे जो बहुत ज्यादा पूछता है आर्टिकल 200 का प्रयोग कहां पे किया जा रहा है, तो वो जो बहुत बार पूछता है वो ये पूछता है कि आर्टिकल 200 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये पूछता है आपसे। और कैसे पूछता है, सुमेलित करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि कई बार पूछा है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हो सकता है आपसे ये पूछे राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, ऐसा कुछ करके। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में, अर्थात जब राज्य विधानमंडल का कोई भी सदन जो है ये जो है सत्र में ना हो, मतलब जहां पे आप देखेंगे द्विसदनीय व्यवस्था है, वहां पे मान लो कि राज्य विधान सभा, ओके, या उसमें से कोई भी एक जो है सत्र में ना हो, और जहां पे केवल एक ही सदन हो, जैसे राज्य विधानसभा ही हो केवल, तो अगर वही सत्र में नहीं है तो फिर राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 213 है, कि वो अध्यादेश जारी कर सके जब ऐसी, मतलब कोई बात हो गई हो, कोई ऐसा मुद्दा आ गया हो जो अपरिहार्य है कि नहीं, इस पे कानून बनना ही चाहिए, और सदन, कोई भी सदन जो है वो सत्र में ना हो। जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पे भी कोई सदन सत्र में ना हो, या फिर कोई एक सदन सत्र में ना हो। ओके, तो आर्टिकल 213। चलिए अब हम बात करते हैं रिट की। ओके, रिट की बात कर लेते हैं। तो कल हमने बात की हुई थी बंदी प्रत्यक्षीकरण की और परमादेश की बात की हुई थी। तो आपने देखा था कि भाई परमादेश में बोलता है कि हम आदेश देते हैं, और वो आदेश जो है आप देख पा रहे थे कि परमादेश में केवल सार्वजनिक इकाइयों को ही आदेश जारी किए जा सकते थे। किसी
किसी जो है निजी व्यक्ति को या किसी कार्यालय को, इकाई को वो जारी नहीं किए जा सकते थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय को भी वो जारी नहीं किए जा सकते और राज्यपाल को भी जारी नहीं किए जा सकते थे। तो ये हमने कल मुद्दे देखे थे किसे, परमादेश के लेके। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो सार्वजनिक और निजी दोनों इकाइयों को और व्यक्तियों को जारी किए जा सकते थे। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हमने बताया था कि भाई कि जो है उसको जो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ओके, सशरीर प्रस्तुत किया जाए। तो ये बातें हमने कल की हुई थी। तो ये एक तरह से आर्टिकल 32 माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका प्रयोग करते हुए जब कभी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो 5 तरह की रिट जो है वो जारी कर सकता है। ओके, जारी कर सकता है। और उसमें हमने 2 रिटें पढ़ी हुई थी, हमने जैसे बताया आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। 3 रिटें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अर्थात तीसरी रिट जो है यहां पे चौथा पॉइंट है और तीसरी रिट है। क्या नाम है इसका? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन इसका नाम दिया गया इंग्लिश में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? रोकना। ओके, किसी को रोकना। देखिए इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं जो आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट के तौर पर। कहता है कि इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने राज्य क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। ओके, प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि प्रतिषेध रिट सिर्फ और सिर्फ ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक इकाइयों को, न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों को जारी की जा सकती है या इनके विरुद्ध जारी की जा सकती है। दूसरा बहुत अच्छा मामला, इसमें स्टार ये लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे स्टार ये लगाएंगे कि प्रतिषेध रिट जो है प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। ओके, तो जैसे हमने देखा था कि परमादेश भी अंतर है थोड़ा सा। परमादेश सीधे सक्रिय रहता था, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं था। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, प्रतिषेध जो है वो सीधे सक्रिय, परमादेश सीधे सक्रिय रहता था, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं था। लेकिन प्रतिषेध जो है वो सीधे सक्रिय नहीं रहता है, लेकिन निजी व्यक्तियों और निकाय के लिए उपलब्ध नहीं है, विधायी निकाय के लिए उपलब्ध नहीं है, प्रशासनिक प्राधिकरणों के लिए उपलब्ध नहीं है। अब ये बात समझ में आ गई। इसी से जुड़ा हुआ एक और है, इसी वजह से मैंने इसको एक साथ ही दिया हुआ है, नहीं तो मैं इसको अलग अलग भी दे सकता था। थोड़ा ज्यादा मुद्दे इसमें आ गए हैं, पॉइंट ज्यादा आ गए, लेकिन मैंने इसको एक साथ में इस वजह से दिया है क्योंकि कुछ चीजें जो अंतर है वो आपको साफ दिखे, प्रतिषेध में भी और उत्प्रेषण में। अब देखिए उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, अंतर दोनों का अलग है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। ओके, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। ओके, इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। ओके, इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है। अंतर समझ रहे हैं? प्रतिषेध जो है केवल कैसा है? निवारक प्रकृति का है। अर्थात इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो केवल निवारक प्रकृति का है, उत्प्रेषण जो है वो निवारक भी है और सहायक भी है। दोनों तरह का यहां पे हमें काम दिखाई पड़ रहा है। किसका? उत्प्रेषण का। तो ये मूलतः हमें अंतर इसमें दिखाई पड़ता है, ये मूलतः हमें अंतर इसमें दिखाई पड़ता है। इस वजह से मैंने इनको दोनों को साथ में रखा है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के
खिलाफ जारी की जा सकती थी, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। तो आप थोड़ा सा और एक अंतर समझ लें। क्या? प्रतिषेध रिट जो है वो प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, लेकिन उत्प्रेषण के मामले में भी 1951 के पहले ऐसी ही बातें हुआ करती थी, ऐसे ही प्रावधान थे। लेकिन कैसे प्रावधान? प्रशासनिक इकाइयों के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती थी। कौन? उत्प्रेषण। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के बाद से यह व्यवस्था हटा दी और कहा कि अब जो है ये अर्थात उत्प्रेषण प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ओके, तो ये रिट प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी अर्थात उत्प्रेषण प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। नहीं तो 1991 के पहले जैसे उत्प्रेषण वैसे ही प्रतिषेध, मतलब कुछ मूलभूत अंतर है, लेकिन प्रशासनिक इकाइयों के विरुद्ध 1991 के पहले उत्प्रेषण भी वैसे ही काम करता था, प्रतिषेध भी वैसे ही काम करता था। लेकिन 1991 के बाद में 91 क्या था, बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बदल दी और बदलने के बाद में प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी उत्प्रेषण जारी होने लग गया। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों और निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा दे, किसपे से? प्रतिषेध से। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो है यहां से अगर पढ़ें तो दोनों में सेम प्रावधान या समान प्रावधान हमें दिखाई पड़ेंगे। ये वाला हिस्सा जो है ये दोनों में बराबर है, केवल इसको हटा दें आप। इसको? प्रशासनिक प्राधिकरण को। तो प्रशासनिक प्राधिकरण उत्प्रेषण में हमें दिखाई पड़ेंगे और प्रतिषेध में नहीं। हाँ, विधायी निकाय और निजी व्यक्तियों निकाय ये मामले या प्रावधान हमें उत्प्रेषण में भी दिखाई पड़ते और प्रतिषेध में भी दिखाई पड़ते। तो ये मूल अंतर था, इस वजह से हमने थोड़ा सा अंतर करने के लिए उत्प्रेषण और प्रतिषेध एक साथ में कर दिए थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, अधिकार परीक्षा। शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, ठीक है, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कल्याण के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। आप चले गए किसी ऑफिस में, बैठ गए जाके, हाँ भाई कौन हो? हम एक अधिकारी हैं और हमारा ये पोस्टिंग हुआ है। पता चला आप तो अधिकारी थे ही नहीं, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है ये। ओके, पूछता है भाई आपके किस अधिकार से यहां पे बैठे हुए हो? हाँ, क्या सरकारी कर्मचारी हो? नहीं। ओके, तो जब कभी भी अवैध रूप से कोई अनाधिकार ग्रहण करता है तो इसको रोकने के लिए अधिकार परीक्षा रिट को पूर्व सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। ओके, इसे मंत्रित्व कार्यालय, निजी कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ओके, कहाँ किया जा सकता है? पूरक सार्वजनिक कार्यालय के मामले में जारी किया जा सकता है, मंत्रित्व कार्यालय में नहीं, निजी कार्यालय। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। तो 4 रिटें जो थी वो केवल और केवल हमें पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिखाई पड़ती थी। जो पीड़ित है वो जारी कर सकता है, वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाकर जारी करवा सकता था। ओके, लेकिन अधिकार परीक्षा जो है इसकी बात करें तो ये पीड़ित व्यक्ति द्वारा, ऐसा जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति, हाँ इच्छुक व्यक्ति द्वारा ही जारी किया जा सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की विशेषताएं एक एक करके पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। पहले, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग है।
अर्थात दिक्कत हो रही है तो आप इस पे केस कर सकते हैं। ओके, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात असीमित नहीं है। हालांकि ये कारण उचित उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। तो युक्तियुक्त प्रतिबंध का मतलब क्या है, ये असीमित नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपसे पूछेगा ऐसा आपसे पूछेगा एग्जामिनर स्टेटमेंट कि भैया ये असीमित है, असीमित नहीं है। इसे क्या बोलता है, प्रतिबंध लगा। ये व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। ये सब पूरा आप लोग नोट डाउन करेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे कम से कम। इसमें मैं स्टार इस वजह से नहीं लगा रहा हूं क्योंकि बहुत जो है स्मार्ट तरीके से एग्जामिनर पूछेगा यहाँ पे। ओके, तो अब मैं इसी वजह से स्टार नहीं लगा रहा हूं, आपसे ये जरूर निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो पहला, ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। ये सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, अर्थात इनकी जो प्रकृति है ये कैसी है, नकारात्मक प्रकृति है इनकी। ओके, क्यों, क्योंकि राज्य के विरुद्ध है, उपलब्ध है ये। हालांकि उनमें कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है, जैसे आर्टिकल 17। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं, कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले मतलब राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, अर्थात राज्य कुछ आपके लिए अच्छा भी कर रही होगी तब भी आप क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, नहीं हमारे तो मौलिक अधिकार हैं। ओके, हम आप इसमें इंटरफेयर मत करिए, मेरी लिबर्टी को जो है मत छेड़िए। ओके, तो आप ऐसा बोलेंगे। तो इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित है, जबकि कुछ सकारात्मक जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष अभी चाहूंगा विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं। ओके, तो ये कुछ यहां पे ये न्याय उचित है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं और जब भी उनका उल्लंघन होता है उन्हें उन्हें न्यायालय द्वारा गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है या यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाए। मतलब केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जब उच्च न्यायालय मना कर दे तो हम उसके खिलाफ जो है उसके विरुद्ध जाकर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाए। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले उच्च न्यायालय जाएं फिर इसके बाद में, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप पहले उच्चतम न्यायालय जाएं। ओके, हाँ, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ अनुच्छेद, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। इसी विशेषताओं में देखें तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, 18, 23 और 24 ये निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। कैसे? आर्टिकल 15 क्या बोलता है, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कोई। ओके, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता वाला। आर्टिकल 18 आप जानते हैं, ठीक है, कि भाई उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 23 बालाश्रम और आर्टिकल 24 बाल श्रम। ठीक है, बालाश्रम मतलब क्या होता है, बालात मतलब बालकों वाला नहीं, बालात मतलब जबरदस्ती। ओके, हाँ, और 24 तो ये निजी व्यक्तियों के। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21 और 24 ये भारतीय भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टार लगाएंगे यहाँ पे स्टार लगाएंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21 और 25 तो ये भारतीय भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति पर, मतलब कोई विदेशी भी होगा ना उस पे भी ये लागू, मतलब वो लागू, ये मतलब इस पे अपील कर सकता है इनके लिए। इसके बाद में अनुच्छेद 15, 16, 17 ये अनुच्छेद 16, 15, 16 और 19 तथा 29 और 30 ये केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, केवल भारतीय, मतलब इसमें ये विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, ये विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो ये विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसको आप लोग ये तीनों पॉइंट आप स्टार लगाएंगे, ये तीनों पॉइंट स्टार लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ विशेषताएं और है। तो ये देखिए, मूल अधिकार स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक से।
विशेष बहुमत से संशोधित किया जाना चाहिए। साधारण विधेयक से संशोधन मान्य नहीं है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। ओके, यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की हुई थी, आर्टिकल 20 और 21। और ये प्रावधान कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। ओके, कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी को निलंबित। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। ये भी हमने बात की हुई थी। आर्टिकल 358 आप देखेंगे, आर्टिकल 19 को स्वतः निलंबित कर देता है, स्वतः निलंबित कर देता है। ये हमने कल चर्चा की हुई थी इस पे। इन्हें सशस्त्र विद्रोह अर्थात आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। अपने आप में बड़ा मुद्दा बनता है ये। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आंतरिक विद्रोह हो गया हो सरकार के खिलाफ या ऐसा कुछ करके और तब जो है मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाए। आप जानते हैं कि आपातकाल जब लगा हुआ था तो आंतरिक विद्रोह, जिसको पहले सशस्त्र विद्रोह बोला गया है, ओके, आंतरिक विद्रोह जिसको पहले आंतरिक विद्रोह बोला गया, बाद में सशस्त्र विद्रोह कहा गया। कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो उससे पहले आंतरिक विद्रोह की बात कही गई थी और आंतरिक विद्रोह हुआ और इसी के आधार पर आपातकाल लागू किया गया। और वो कहा जाता है कि सबसे खराब उस समय का दौर था। तो वो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में, बाद में जो पॉलिटी वाले कोई मास्टर आएंगे आपको बेहतर बताएंगे। चलिए, तो ये ध्यान रखना। और विशेषता में देखें तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33, ओके, अनुच्छेद 33। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। ओके, फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन। ओके, सैन्य शासन, जैसे इसको मिलिट्री रूल नहीं, मार्शल लॉ, ठीक है, मिलिट्री रूल लिख रहा क्या, मार्शल लॉ, हाँ ठीक है। ओके, फौजी कानून का मतलब होता है मार्शल लॉ। जो असमान परिस्थितियों में लगाया जाता है तो अनुच्छेद 34, यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। नोट डाउन करेंगे, आर्टिकल 34 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है, अर्थात मार्शल लॉ राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है या अलग है। ओके, तो आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। अच्छा, ये पूछा जा सकता है तो आप इसको स्टार लगाएंगे। ओके, आर्टिकल 33 और 34 इन दोनों को स्टार लगाएंगे। इसके बाद में देखें थोड़ा सा आर्टिकल 12 और 13 के बारे में। हालांकि 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है और राज्य को विस्तृत रूप से बताया गया है। छोटी से छोटी संस्था से लेके बड़ी से बड़ी संस्था तक के बारे में आर्टिकल 12 बात करता है कि राज्य है कि नहीं है। तो वो हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, बाकी सारे मुद्दे हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। तो देखें, मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है और इस तरह राज्य अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। नोट डाउन करेंगे इसमें कि राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण या कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। मूल अधिकारों को आप कम नहीं कर सकते हैं, आप उनको ये कह सकते हैं कि एक तरह से असंगत विधियां ना हो, मूल अधिकारों से मिलती जुलती हो। अगर ऐसा हुआ कि असंगत हुई और मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हुई तो ऐसी विधियां जो है शून्य होंगी या शून्य घोषित की जाएंगी।
दूसरे शब्दों में कहें तो ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, अर्थात जब कभी भी, अभी हमने देखा था जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137, उसमें पुनरावलोकन की शक्ति का बात कही गई है। आर्टिकल 13 में भी आप देखेंगे, हां, लेकिन कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू परिभाषित या आप कह सकते हैं सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन आर्टिकल 13 जो है ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, अर्थात न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ओके, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। क्यों, कैसे जुडिशियल रिव्यू हुआ? क्योंकि जब कभी मौलिक अधिकारों से कोई विधि असंगत या अल्पीकरण उनको अल्पीकरण कर रही होगी तो माननीय कोर्ट जो है वो ऐसी विधियों की जांच करेगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू करेगा, पुनरावलोकन करेगा, उसका समीक्षा करेगा, और अगर ऐसा लगा कि ये विधि मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों को अल्पीकरण कर रही है, तो उसको शून्य घोषित किया जाए। और यहीं से ये एक तरह से मुद्दा निकल के आता है या प्रावधान निकल के आता है कि आर्टिकल 13 माननीय उच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है कई सारे ऐसे मुद्दों की जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, और यहां पे लिखा भी है कि यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। ओके, तो कहीं पे भी हमें परिभाषा या ये सब प्रावधान नहीं दिखाई पड़ता है कि न्यायिक समीक्षा योग्य है कि नहीं है कुछ मुद्दे जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। तो यही से वो निकल के आता प्रावधान। कौन सा? न्यायिक समीक्षा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13। मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये सब पूछे जाएंगे आपसे, छोटे छोटे जो है वो कॉलम बनाएगा, कथन बनाएगा छोटे छोटे, तो उसको आप ध्यान रखना कि ये क्या कर सकता है। एक तो ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये विधानमंडल द्वारा पारित कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। ये सब आपसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना, ना कि व्यक्तियों का। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ये विधि के मूल सिद्धांत हैं। मूल इसलिए भी क्योंकि व्यक्तियों के चहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। छोटे छोटे स्टेटमेंट बनेंगे आपसे, और ये सब आप क्या करेंगे? 2 बार रिपीट करेंगे। ओके, 2 बार रिपीट करेंगे। ये सब स्टार लगाते हुए चलेंगे। एक मुद्दा और बनता है, जैसे साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है और संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। तो साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर यही हमें दिखाई पड़ता है। तो साधारण का मतलब क्या है? राज्य लागू करेगा, रक्षा करेगा। मौलिक अधिकारों का मतलब क्या है? संविधान लागू करेगा, संविधान ही उनकी रक्षा करेगा। ओके, तो ये साधारण कानूनी अधिकार। और अच्छा, एक पॉइंट और इसमें, साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। ओके, करेगा तो विधानमंडल ही, लेकिन संविधान में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ओके, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब मैं 7 क्यों बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? संविधान में मूल रूप से, अब ये मूल रूप ही जो है, ये मूल रूप संपत्ति के अधिकार का इसमें एडिशन कर रहा है। मूल रूप मतलब जो पुराना है, जो पुराना हमारा संविधान था, संशोधन के बाद की बात नहीं हो रही।
संशोधन के पहले की बात हो रही है, तो संशोधन के पहले की बात मतलब हम सातों अधिकार यहां पे लेंगे, सातों मौलिक अधिकार हम यहां पे शामिल करेंगे। तो मूल रूप का मतलब तो ये होता है जो बेसिक हमारा था। संशोधन के बाद अगर देखें तो संपत्ति के अधिकार, इसको 1978 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया। संविधान से पूरी तरह से नहीं हटाया गया, संविधान से नहीं हटाएगा, ध्यान रखना। जब कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आए, हालांकि इतने डीप में तो यूपीएससी जाता है, स्टेट पीसी तो जाएगा नहीं, संविधान से इसको नहीं हटाया गया, संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया है। अब इसको कहां कर दिया गया है? 300A में, ऐसा आप पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, अब देखिए इसमें थोड़ा अब क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, तो ये समझे। आप जानते हैं पहला समानता या समता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। यहां पे थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं, विधि का समान संरक्षण। ओके, आर्टिकल 14 पूछा जाता है आपसे कई बार। इसके बाद आर्टिकल 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 5 यहां पे दिए गए, पहला, दूसरा मूलवंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग और 5वां जो है जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। ओके, प्रतिषेध मतलब मना किया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। इसमें कुछ मौलिक अधिकार विशेषता आपको अलग अलग पढ़ने चाहिए, जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 का जो है उसको पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 22 जो है ये आपको अलग पढ़ने चाहिए। आर्टिकल 30 जो है वो 30 29 जो है वो अलग पढ़ने चाहिए आपको। कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको अलग पढ़ने चाहिए। हालांकि जब कभी भी हम क्लासिफिकेशन की बात करें, मास्टर कोई पढ़ाए आपको, तो उसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो केवल और केवल सुमिलित करने के लिए बनता है। कोई विषय नहीं पूछता है, कोई स्टेटमेंट नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन हाँ कभी पूछ सकता है। लेकिन जब भी हम पढ़ें तो ये दिमाग में रहे कि जब भी हमें क्लासिफिकेशन पढ़ने की बात हो, ठीक है, तो केवल और केवल कैसे पूछेगा? सुमिलित करने के लिए आपको आर्टिकल दे देगा और ऐसे पूछेगा। कोई मुद्दा बनता है जब केवल और ABCD करके दे देगा, उसमें आर्टिकल पूछ देगा कि भैया ऊपर विषय दिया रहेगा, नीचे जो है उसमें आर्टिकल दे देगा कि कौन से आर्टिकल से संबंधित, जैसे, या फिर कोई आर्टिकल देगा और कोई विषय पूछेगा। ये अमूमन कम होता है, लेकिन विषय देके ये क्या बोलते हैं, विषय देके आर्टिकल पूछना, विषय देके आर्टिकल पूछना, ये आम बात हो गई है। जैसे 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछता, एक राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, और सीधे पीसीएस का कट पेस्ट किया गया था। अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आर्टिकल आपसे पूछ सकता है विषय देकर, ये एक प्रबल संभावना बनती है। दूसरी जो ज्यादा से ज्यादा और प्रबल संभावना बनती है, वो जब कभी मौलिक अधिकारों क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सुमिलित करने के लिए आपसे पूछता है, मैचिंग करने के लिए। तो इसको आप जहन में रखना, कुछ ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अनुच्छेद 18 क्लासिफिकेशन में स्वतंत्रता का अधिकार, इसको फिनिश करते हैं, फिर इसके बाद में नए टॉपिक पे। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र या आदि कुछ विषयक कुछ जो है कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। इसमें जो है पहले कहा जाता है कि 7 जो है मुद्दे हुआ करते थे। 7वां मुद्दा, ये 6ठा मुद्दा जो है इसमें हटा दिया गया, 6ठा मुद्दा हटा दिया गया था। नंबर 6 जो है ऐसा समझे, 7 मुद्दों में नंबर 6 हटा दिया गया। अब वो भी आप जानते हैं क्यों हटाया गया, अभी समझते हैं। तो अनुच्छेद 19 का वाक एवं अव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद खा शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के एकत्र होना। अनुच्छेद गा संघ व यूनियन बनाना। घा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। और अंगा ये भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। ये 19
19 चा की बात करें, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया है, विलोपित किया गया है। और यहां पे ध्यान रखना, संपत्ति अर्जन का अधिकार था, संपत्ति अर्जन का अधिकार, संपत्ति अर्जन का अधिकार, इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको हटाया गया है। ओके, तो नंबर 6 हटाया गया। लेकिन जब ये हटा दिया गया तो अब संशोधन के बाद अनुच्छेद 19 में केवल 6 विषय बचे हुए हैं। वो आप देख रहे हैं, का, खा, गा, घा, ङा और छा। अर्थात 6 नंबर की बात करें तो कोई भी पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो जब भी आप अनुच्छेदों के बारे में पढ़े, जो विलोपित किए गए हैं और जो रिपील किए गए हैं, अर्थात जो निरसित किए गए हैं, हटाए गए हैं, वो कहां पे रखे गए हैं? क्या संविधान से ही हटा दिए गए हैं या उस सेक्शन से हटाए गए हैं? तो इसको थोड़ा सा खास ख्याल रखेंगे। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, कई बार पूछा गया, इसको विशेष तौर पर हम आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो अनुच्छेद 22 को भी विशेष तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 20, 21 और 22। 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध को संरक्षण की बात करता है। ओके, शोषण के विरुद्ध की बात करें तो अनुच्छेद 23 ये अलग है, ये मानव के दुर्व्यापार और बालात्श्रय, मतलब जबरदस्ती काम करवाना। बेगारी भी यहीं पे आती, बेगारी या बंधुआ मजदूरी, ध्यान रखना, बेगारी या बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी। बेगारी का मतलब होता है कि भाई काम करवा लिया है और पैसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पैसा उसका नहीं दिया, तो मेहनत का पैसा, तो बेगारी। बंधुआ मजदूरी मतलब आपसे काम करवा लिया है, कोई एक तरह से काम करवाता जा रहा है और आप खाना खिलाता जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। ओके, बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती काम करवा रहा है कोई। ये भी हो सकता है कि पैसे कम दे रहा है, ठीक है, पैसे कम भी देता है कई बार, कि पता चले इतने पे लेके गया तय करके, फिर पता चले कि नहीं वहां पे दे ही नहीं रहा उतना पैसा। तो ये सब वो जो मुद्दे हैं वो आपको आर्टिकल 23 में देखने को मिलेंगे। मानव के दुर्व्यापार भी यहां पे भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो आर्टिकल ये अनुच्छेद 24 जानते हैं, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब आप जो है किसी 14 साल से कम बच्चे को खतरनाक जो है कारखाने में, विस्फोटक कारखाने में नहीं लगा सकते हैं। ओके, क्या मनोरंजन में तमाम सारे जो मनोरंजन कलाकार जो होते, छोटे कलाकार जो होते हैं, वो आते हैं, तो क्या वो इसमें रखे जाए? नहीं, वो इसमें नहीं रखे जाएंगे। आर्टिकल 24 में उनको नहीं रखा जाता है। वो एक कला है, आर्ट है, आप समझ रहे हैं। बंधुआ मजदूरी कोई बच्चों से जबरदस्ती कोई किसी खतरनाक जो है कारखाने में काम करवाना कोई आर्ट नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ये आर्ट नहीं है। हाँ, आर्ट क्या है कि वो कोई डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, किसी मूवी में काम कर रहा है, किसी नाटक में काम कर रहा है, और नाटक में भी काम कर रहा है तो वो ऐसा कि कोई ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो मतलब जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है, तब भी वो किस में आएगा? आर्ट में आएगा। ओके, हाँ, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अगर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है बच्चे से और खतरनाक कारखाने में काम करवाया जा रहा है, तो इसको जो है आर्टिकल 24 में तो ये प्रतिषेध करता है, निषेध करता है। अब यहां पे हम बात करें ये वाला जो है पार्ट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब अनुच्छेद जो 25 है ये कहता है कि आप किसी धर्म का अंतरण कर सकते हैं, धर्म का आबाद रूप से मान सकते हैं, उसके लिए आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कारणों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, करों के संदाय मतलब आप किसी पे टैक्स नहीं लगा सकते हैं, टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते हैं उससे। हाँ, ये जरूर है, शुल्क लगा सकते हैं,
शुल्क ले सकते हैं उससे। शुल्क मतलब टेम्परेरी होता है। आप किसी ने बोला कि हम यहाँ पे पंडाल लगाएंगे, हमें किराए पे अपनी जमीन दे दो, सरकार से बोला। सरकार ऐसा थोड़ी बोलेगी आप हर साल लगाते हो तो इसका ऐसा करते हैं टैक्स लगा देते, नहीं, जब आप लगाएंगे हम शुल्क ले लेंगे। तो शुल्क जो है वो मान्य है यहां पे। ओके, कहां गया ये यहां पे आर्टिकल 27 में शुल्क जो है वो मान्य है, लेकिन कर नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ओके, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। एक मुद्दा आया था, वो आपको पॉलिटी वाले बेहतर बताएंगे, कि कहीं पे जनगण मन कोई नहीं गा रहा था, कोई मुस्लिम समुदाय से कोई बच्चा था। ओके, तो बोला गया कि ये हमारा आर्टिकल जो 28 है वो इस हमें ऐसा कहता है कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते ऐसा कुछ करके। तो ये ध्यान रखना, कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात कही गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें देखें अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये ध्यान रखना, सामुदायिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में हम अभी पढ़ चुके हैं, रिट जारी कर सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट। ओके, माननीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, और इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार है। ओके, प्रवर्तन में लाने का अधिकार। इस भाग मतलब क्या, भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बल जो सुरक्षा बल है आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की स्थिति। मतलब एक तरह से ये जो अभी हमने बात की थी आर्टिकल 33 जो है वो सुरक्षा बलों पर, गुप्तचरों पर, जो गुप्त संस्थाएं हैं और जो अर्धसैनिक बल हैं तमाम सारे, ठीक है, जो कंपनियां हैं जो टुकड़ियां, उन पे जो है ये मौलिक अधिकार, ये जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब ये इनको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर संसद जो है उस पर क्या करेगा, उनका अपरांतरण कर दे, या फिर कह सकते हैं उन पे जो है ये इनको जो है इस दायरे से बाहर कर दे। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निर्बंध, अर्थात जैसे हमने पढ़ा था मार्शल लॉ के बारे में। ओके, अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात करता है। प्रभावी करने के लिए उपबंध दिए गए, अर्थात कुछ ऐसे प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसे प्रावधान, भाग की बात कर रहा है, इस भाग मतलब भाग 3 में, तो आर्टिकल 35 जो है वो प्रभावी बनाएगा। ओके, चलिए, तो ये मौलिक अधिकारों के बारे में। अब एक बड़ा मुद्दा ये बनता है आर्टिकल 21 की जब भी हम बात करते हैं, अनुच्छेद 21 की जब कभी भी हम बात करते हैं तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, ये फिर चाहूंगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जब भी हम कभी आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जब कभी भी हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो 19 में आप जानते हैं का नंबर, और यही का नंबर जो है कौन सा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन से मुद्दे शामिल हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पे एक प्रॉपर वे में आपको दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 कहा कि जब भी हम बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता से में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। पहला, इसमें अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। आप अपने विचार प्रसारित कर सकते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके, आर्टिकल 19(1) का। प्रेस की स्वतंत्रता एबीसी में आता है,
व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, फोन टैप नहीं करवा सकते किसी का, क्या हनन हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हनन हो जाएगा इसका। इस वजह से फोन टैपिंग नहीं, प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एका अधिकार नहीं, अर्थात प्रसारण करने का अधिकार। सरकार ऐसा नहीं बोल सकती चैनल बंद कर दो, कार्रवाई कर सकती, लेकिन ये नहीं कि चैनल बंद करवा दे। हम कोई वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में नहीं रह रहे हैं ना, कि वो एक लाएगा नियम जिससे जो है मीडिया, प्रेस, उसकी स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाएगी पूरा। नहीं तो पंजीकरण करवाना होगा, डीएम को जो है एक तरह से अधिकार होगा कि वो जब्त कर ले अगर ऐसा सरकार के खिलाफ कोई छापा जाता है, ऐसा कोई खबर। तो हम वॉरेन हेस्टिंग्स काल में तो रह नहीं रहे। तो ध्यान रखेंगे, प्रसारित करने का अधिकार सरकार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार भी इसमें वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, सरकारी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन किसमें आता है? आर्टिकल 19 में, और 19 में भी कौन सा? ये का में आता है, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांति का अधिकार, ओके, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। थोड़ा इसको देख लेना, पीस वाले को हटाना है यहां से, शांति का अधिकार। हाँ, इसी में आता है, इसी में आता है, हटाना नहीं, इसी में रखो इसको, शांति का अधिकार। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के डबल आ रहा है लग रहा है अधिकार। प्रदर्शन एवं विरोध के अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा, इसको स्टार लगाएंगे, पूछा जाएगा आपसे। हड़ताल के विरुद्ध या हड़ताल कर सकते क्या? 19 का प्रयोग करते हुए, वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए क्या हड़ताल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, हाँ, ये जरूर है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध अपना दर्ज कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। तो राज, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो कौन से जो है उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कौन से आपको जो है मुद्दे देखने पड़ेंगे? तो वो जो मुद्दे हैं आप देखें, कैसे लगा सकता है प्रतिबंध राज्य इन पे? जब भी कभी भारत की एकता और प्रभुता की बात आ जाए, जब कभी भी राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध की बात आए, तो ये इस पे राज्य जो है, या आप कह सकते हैं कि जो सरकार है, भारत सरकार, वो इस पे प्रतिबंध लगा सकती है। सार्वजनिक आदेश और नैतिकता की स्थापना या न्यायालय की अवमानना या किसी अपराध में संलिप्तता के आधार पर, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध, ये उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ओके, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। ओके, आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बड़ा मुद्दा बनता है अपने आप में। देखिए, इसमें हमने कुल 15 मुद्दे दिए हैं। मैं जब देख रहा था तो उसमें कम से कम लगभग 50-55 मुद्दे दिए गए हैं। जो आप सोच सकते हैं सब किस में दिया गया है? आर्टिकल 19 में दिया गया। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। देखें, तो हमने यहां पे दिया भी है और कई बार पूछा जाता है। तो पहला, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। दूसरा, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल, वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध अधिकार। सुरक्षा, जीवन की रक्षा का अधिकार है। निजता का अधिकार, इसको स्टार लगाएंगे, हर बार पूछता है। आश्रय का अधिकार है, आश्रय पाने का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार है और 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये भी अनुच्छेद 21।
निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध। आप देखेंगे किसी कहीं पे हथकड़ी नहीं लगाई जाती है, ठीक है, हथकड़ी संभवतः आपको नहीं दिखेगी, गमछा से बांध लेगा या किसी रस्सी से बांध लेगा, हथकड़ी नहीं लगाएगा। ओके, हथकड़ी नहीं लगाता है। तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ओके, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। ये सब जो है बंधुआ मजदूरी आपने देखा अभी आर्टिकल जो है अभी आर्टिकल 23 में हमने देखा हुआ था बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध जो है अधिकार। आर्टिकल 21 भी उसमें है शामिल। ओके, तो बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते किसी से। ओके, तो ये सारे मुद्दे आप लोग ध्यान रखना। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। अमानवीय व्यवहार, अमानवीय व्यवहार मतलब आप पुलिस कस्टडी में भी अमानवीय व्यवहार होते हैं। हालांकि अभी एक संशोधन आया हुआ है, कल ही शायद आया हुआ है, 1860 1873 1800 हाँ ऐसे कुछ करके है, 1973 जो है 1872, ये जो कुछ दंड संहिताएं हैं उनको संशोधित कर दिया गया है। और रिमांड जो है वो बढ़ाने की बात कही। हालांकि रिमांड ये सुनने में आ रहा कुछ विरोधाभास है, जो तमाम सारे न्यूज़पेपर आए हुए हैं उनमें छापा गया है कि रिमांड जो है वो पहले 15 दिन हुआ करती थी पुलिस रिमांड, अब वो 60 दिन कर दी गई है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि तमाम जो है न्यूज़पेपर अलग अलग बातें छाप, लेकिन क्लियर नहीं है अभी। जब एक पुख्ता जो है वो चीज़ें आएंगी तब सामने देखा जाएगा। तो रिमांड बढ़ाने की बात तो नहीं है, जहाँ तक कहा गया है कि 60 दिन बढ़ा दी, नहीं, ये कहा गया कि 60 दिन या 90 दिन की बात कही गई है। तो 90 दिन तक जो है, जैसे नहीं कुछ लोग होते थे कि बीमारी का नाटक करके उस 15 दिन रिमांड होती थी, जो खासकर बड़े जो नेता हुआ करते थे, वो हाई प्रोफाइल लोग, नेता की बात कर रहे हैं हम लोग, हाई प्रोफाइल लोग क्या करते थे, बीमारी का नाटक करते हुए उसी रिमांड पीरियड में क्या करते थे, अस्पताल में सोते थे जाके। तो अब क्या किया गया, अब ये कहा गया कि भाई ऐसा नहीं है, अब जो 15 दिन की पुलिस रिमांड होगी उसको 60 दिन या 90 दिन को, मुझे एक्चुअली नहीं याद आ रहा, लेकिन इतना है कि दिन बढ़ा दिए गए कि आप ठीक होके आइए 4-5 दिन में, वो रिमांड जो है आपको तब जो है रखा जाएगा। तो रिमांड तो 15 दिन की है, ऐसा सुनने में आया है कि रिमांड तो 15 दिन की है, लेकिन उस रिमांड की जो एक तरह से जो रिमांड 15 दिन की हुआ करती थी लगातार, उसको टुकड़ों में कर दिया गया कि 60 दिन तक हो सकता है, 90 दिन तक हो सकता है, ऐसा 60 दिन या 90 दिन, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हूं मैं, कंठस्थ नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा कुछ करके। तो क्या अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध जो है अधिकार दिया गया है, तो कहीं इसमें हमें बढ़ोतरी तो नहीं दिखाई पड़ रही है कि अमानवीय व्यवहार जो है वो बढ़ जाएंगे, अर्थात पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में, क्योंकि रिमांड की बात कही गई तो उसको टुकड़ों टुकड़ों बढ़ा के जो है बोला गया कि पूरी रिमांड 15 दिन की रहेगी, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में 2 महीने तक, ओके, या 3 महीने तक। तो ये थोड़ा सा, तो ये आर्टिकल 21, अब वो पॉलिटी वाले मास्टर आएंगे आपको बेहतर बताएंगे आके। चलिए, तो ये सारी चीजें। अब शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, कैसा निःशुल्क व अनिवार्य, अच्छा, इसका निर्धारण राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा कि कैसे देना है, कैसे जो है व्यवस्थाएं जो है वो चलेंगी, वो सब राज्य करेंगे। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च व व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में। तो उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा यहां पे हमें दिखाई नहीं पड़ती है, ध्यान रखना। केवल क्या है, आवश्यक शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया। अच्छा, यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। कौन सी? ये वाली व्यवस्था, 6 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। इस संशोधन यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अभी हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, विस्तार से डीपीएसपी की बात करेंगे, आर्टिकल 45 उसमें मिल जाएगा। तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। क्या प्रावधान में कानूनी संशोधन करने के बाद में क्या व्यवस्था की गई है? यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निदेशक सिद्धांत को बदलता है। अब
इसे ऐसे पढ़ा जाता है, कैसे? राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। 51 का में क्या है? मूल कर्तव्यों की बात कही गई, मूल कर्तव्यों की बात कही गई। और एक ही आर्टिकल है, कौन सा? 51 का, मूल कर्तव्यों से संबंधित। इसमें भी कहा गया है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अपने मतलब वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। तो जब ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया, इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किए। कहां कहां बदलाव किए? एक तो मौलिक अधिकारों में बदलाव, आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। फिर इसके बाद में आर्टिकल 45 में जो निःशुल्क बच्चों के लिए जो एक तरह से शिक्षा की बात की गई कि राज्य ऐसा कुछ जो बच्चे हैं उनके लिए 14 वर्ष तक पूरी करने तक कहा गया, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो बात कही गई थी 45 में, इसकी परिभाषा में चेंज किया गया। और इसके बाद में मौलिक कर्तव्यों में भी आप देखेंगे 51 का में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। उसमें भी कहा गया, तो एक तरह से अभिभावकों पर भी बर्डन डाला गया। अभिभावकों पर बर्डन कैसे डाला गया? कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए अभिभावकों के और पेरेंट्स की, भाई आपके 6 से 14 साल का बच्चा कोई है तो उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा आप क्या करें? मुहैया कराएं। तो राज्य पर और साथ ही साथ पेरेंट्स पर ये जिम्मेदारी डाली गई, गार्जियन पर जिम्मेदारी डाली गई। किसके तहत? अनुच्छेद 21 का और संवैधानिक संशोधन अधिनियम 86/2002 के तहत। तो ये इसको थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। अस्पृश्यता का अंत एक मुद्दा बनता है, क्या इसको संविधान में परिभाषित किया गया है क्या नहीं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमने इसको दिया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय है। वर्ष 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पमा 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि 1955 में जब पार्लियामेंट ने अस्पृश्यता से संबंधित कानून बनाया, उसको फिर 1976 में संशोधित किया गया और इसका नाम जो है वो रखा गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। और इसमें विस्तार का दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। मतलब आप कह सकते हैं कि दंड के प्रावधान जो है वो और थोड़े से सख्ती के साथ पेश किए गए। अच्छा, इस अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करने हेतु अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। अगर आपसे कोई मुद्दा पूछेगा तो स्टेटमेंट के तौर पर पूछेगा कि 1955 में संशोधन कब किया गया और क्या अधिनियम में या संविधान में कोई ऐसा प्रावधान दिया गया है जो अस्पृश्यता को परिभाषित करता। तो बिल्कुल भी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया, ना संविधान में और ना ही अधिनियम में इसको परिभाषित करता हो। आर्टिकल 22 बड़ा मुद्दा बनता है। इसमें हमने आप देखेंगे कि 3 जो है टॉपिक दिए हैं, 17, 18 और 19। आर्टिकल 22 की बात करें, देखें, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 तरह की होती है इसके तहत। पहली तो होती है दंड विषयक जो कठोर है और दूसरी जो होती है निवारक। दंड विषयक की बात करें तो दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो। ओके, मतलब एक तरह से अभियुक्त हो गया हो, न्यायालय ने उसको अपराधी घोषित कर दिया हो, तो उसको हम कहां गिनेंगे? उसको हम गिनेंगे दंड विषयक में, अर्थात अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। और जब हम निवारक की बात करते हैं तो निवारक निरोध तब होता है जब किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस क्या करती है? गिरफ्तार करती है या हिरासत में रखती है। ओके, तो संदेह के आधार पर जब कभी भी पुलिस हिरासत में रखे
तो इसको क्या बोलते हैं? निवारक। और जब दंड जो है घोषित कर दिया गया है, माने न्यायालय ने आपको दंडित घोषित कर दिया है, एक तरह से आप निर्णय दे दिया कि आप जो है इसमें दोषी पाए गए हैं, तो उसको कहा जाता है दंड विषयक। अच्छा, ठीक है। तो पुलिस हिरासत में कि वे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज में हानि पहुंचा सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि शक के बिहाफ पर जब पुलिस जो है गिरफ्तार करती है तो उसको बोलते हैं निवारक। ओके, निवारक बोलते हैं। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग ये साधारण कानूनी मामले से संबंधित है और दूसरा भाग जो है निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। तो हम पहले भाग की बात करते हैं। पहला भाग क्या है? साधारण कानून के तहत। देखिए, इसमें कुछ अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। अगर मान लो आप किसी साधारण कानून के तहत जो है अगर गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए हैं, तो आपके पास में क्या अधिकार है? तो पहला, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। भाई किस आधार पर, किस जो है बिहाफ पे हमें गिरफ्तार किया है, तो पहला ये अधिकार आपको है। दूसरा, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है। आप अपना वकील रख सकते हैं। आप कहें कि मुझे अपने वकील से बात करना है, क्या कहेंगे? मुझे अपने वकील से बात करना है। ओके, तो दूसरा यहां पे। तीसरा, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट समूह 24 घंटे में, मुद्दा थोड़ा सा इसको स्टार लगाएंगे। ओके, 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार है। यात्रा का समय मतलब पेश होने का अधिकार मतलब क्या हुआ? आप पुलिस थाने से मजिस्ट्रेट के मतलब आप किसी ऐसी जगह गिरफ्तार किए जहां की सड़क खराब है, 24 घंटे में पेश करना है पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने। सड़क खराब है तो पता लग गया कि 48 घंटे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहब हमें तो 48 घंटे में पेश होने की बात कही गई थी। हो सकता है सड़क खराब हो, या हो सकता है पुलिस हिरासत में रख के पूछताछ कर रही हो और पुलिस बाद में कोर्ट के सामने या दंडाधिकारी के सामने बोले साहब सड़क खराब थी, इस वजह से जो है आप ये नहीं जल्दी पहुंच पाए, या हम जल्दी नहीं पहुंच पाए अपराधी को। ये जो है अब ये जो है जिसको हमने गिरफ्तार किया हुआ अपराधी नहीं बोल सकते अभी। तो आप ये ध्यान रखना कि 24 घंटे जो गिना जाता है उसमें यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने को कहा जाता है। यात्रा के समय को हटाकर पेश होने के लिए बात नहीं कही गई है, यात्रा के समय को मिलाकर। अब वो यात्रा जो है हो सकता है कि 24 घंटे और लग जाए तो 48 घंटे हो सकते हैं। हमारी जीप पंचर हो गई थी साहब, इस वजह से हम इनको जो है आपके सामने नहीं पेश कर सके, इस व्यक्ति को जिस पे इल्जाम लगा हुआ है। ओके, हाँ, तो ये तो यात्रा के समय को मिलाकर है, ना कि हटाकर। दूसरा, और क्या अधिकार है? दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार है। रिहा करने का अधिकार है मतलब अगर लग रहा है दंडाधिकारी को नहीं तो बस ऐसे ही मामला बेकार सा है और जबरदस्ती कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर क्या करेगा? छोड़ देगा, जाओ फिर जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ओके, ये अच्छा, ये सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्तियों या निवारक हिरासत के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। पॉइंट को थोड़ा सा नोट करते हुए चलेंगे। ओके, नोट करते हुए चलेंगे इसको। तो विदेशी व्यक्ति, निवारक हिरासत। निवारक हिरासत और साधारण कानून के तहत हिरासत अलग अलग मुद्दे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? साधारण कानून के तहत हिरासत। तो इसमें जो अधिकार दिए गए हैं, जो यहां पे जो है थोड़ी सी रियायत दी गई है, वो अलग है। अब हम बात करेंगे निवारक हिरासत के बारे में। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां पे जो साधारण कानून के तहत हिरासत ली गई उसमें निवारक हिरासत वाले कानून शामिल नहीं होंगे। इसके लिए अलग पार्ट दिया गया, तो उसके बारे में देखते हैं। तो भाग 2 अर्थात निवारक हिरासत कानून उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। दंड विषयक। ओके, अब देखो, यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। विदेशी भी डिमांड कर सकता है। क्या डिमांड करेगा?
मुझे अपने वकील से बात करना है। क्या बात करेगा? मुझे अपने वकील से बात करना है। तो पहला, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। कितनी है? 3 माह। हालांकि ये कहा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1978 में कि इसको 2 महीने कर दिया जाए, 2 महीने कर दिया जाए, लेकिन यह व्यवस्था आज तक आ नहीं पाई। हो सकता है इसमें आगे दिया भी गया हो। तो 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ा, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे तो इसको पॉइंट आउट करेंगे और स्टार लगाएंगे कि 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई गई, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में कोई कारण ना बताए। दूसरा, निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। भैया तुमको क्यों इतने दिन तक रखा गया है? जैसे ऊपर देख रहे थे ना आप, गिरफ्तार करने का आधार, सूचना देने का अधिकार। तो भैया किस आधार पर किस बिहार पे हमें गिरफ्तार किया है, कोई बताओ तो यहां पे भी वैसे ही है कि बताया जाएगा कि आपको भाई 3 महीने तक क्यों रखा गया है। सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। एक बात और है, अगर सार्वजनिक हित इससे आहत हो रहे हैं तो फिर ये नहीं बताया जाएगा कि आपको इस 3 महीने रिमांड पे क्यों लिया गया है, हिरासत में क्यों रखा गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना। दूसरा अर्थात तीसरा इसमें कि निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। ओके, हाँ, तो ये कर सकता है, अधिकार दिया गया उसको, ये अधिकार दिया। तो ये भाग दूसरा था। अच्छा, एक भाग इसमें पार्ट और है। अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करता है। क्या बताने के लिए? पहला कहता है कि किन परिस्थितियों का अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरुद्ध, यहां पर निरुद्ध होगा, निरुद्ध नहीं किया जाएगा, निरुद्ध नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 22 जो है संसद को भी बताता है भाई सलाहकार बोर्ड जो है वो 3 महीने से ज्यादा तक, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनेगी या आप ऐसा कानून बनाएंगे कि 3 महीने से ज्यादा रखना हो तो सलाहकार बोर्ड जो है आपको सुझाव देगा। तो आप ऐसा कानून बनाएं, आप ऐसा कानून बना सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां वो कौन सी विद्यमान, तो उन परिस्थितियों के बारे में भी आर्टिकल 22 बताता है। किसको? संसद को बताता है कि जब किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सलाहकार जो बोर्ड होता है वो आपको सुझाव कौन सी परिस्थिति में दे सकता है, वो कौन सी परिस्थितियां विद्यमान हो सकती हैं। ओके, तो इसके लिए भी संसद को वक्तव्य या संसद को भी बताता है आर्टिकल ये। दूसरा कहता है कि किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन, यहां पे फिर से ध्यान रखना थोड़ा सा, अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। अर्थात ध्यान रखना, किसी वर्ग या वर्गों के मामले में भी अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात जो है ये अनुच्छेद 22 करता है। और अधिकृत किसको करता है? संसद को अधिकृत करता है। ओके, दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात है, जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये भी अनुच्छेद 22 संसद को बताता है या संसद को इसके लिए प्राधिकृत करता है कि भैया ये प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जब 3 महीने से ज्यादा किसी को हिरासत में रखना है और सलाहकार बोर्ड जो है उस पर बातचीत कर रहा हो। ओके, तो अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, तो प्रक्रिया के बारे में भी बातचीत करता है कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किसी वर्ग या वर्गों के मामले में अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए और किन परिस्थितियों में 3 महीने से ज्यादा तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रख सकते हैं। तो ये सब संसद को प्राधिकृत किया गया है कि भाई आप जो है इन परिस्थितियों में ऐसे ऐसे आप जो है ये कानून बना सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल 22 काफी इंपॉर्टेंट।
44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2 माह कर दिया गया। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई है, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह की अब भी जारी है। आप ये कह सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में ये बात कही गई कि भाई 3 महीने काफी ज्यादा समय है, इसको 2 महीने किया जाए, लेकिन इस पे बात बन नहीं पाई और 3 महीने तक अभी भी जो हिरासत है एक तरह से वो भी वही जारी है। ठीक है, तो वही प्रावधान है यहाँ पे पहला वाला। कौन सा? 3 महीने वाला। तो 2 महीने करने की बात कही गई थी, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। अभी भी क्या है? 3 महीने ही जारी है। संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद व विधान मंडल के बीच विभक्त किया है। संसद के पास निवारक, निरोध, रक्षा, विदेश मामले या और भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार दिए गए हैं। एक और मुद्दा है अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक हो, भाषाई हो, को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए। ओके, आर्टिकल 30 से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या इसको परिभाषित किया गया है और परिभाषित भी किया गया है, तो क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद में बाइंड करते हैं। देखिए, तो ये अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को निम्न अधिकार। अब अल्पसंख्यक ध्यान रखना, धार्मिक या भाषाई, धार्मिक या भाषाई, इसमें कोई भी हो सकता है। ओके, अब ऐसा मत बिल्कुल मान लेना कि नहीं केवल धर्म से संबंधित यहाँ पे जो है वही अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ये भाषाई जो है आधार पर भी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। कैसे? जैसे कोई मराठी जो है वो आके हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहा है, ओके, और वो मराठी बोल रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। क्योंकि जो बहुसंख्यक जनता है वो क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। हाँ, और उसी तरह से हिंदी बोलने वाला कोई मान लो कि इधर तमिलनाडु में चला जाए तो वो क्या बोले? वहां पे वो हिंदी भाषी अल्पसंख्यक हो जाएगा। क्यों? आप जानते हैं वहां पे भाई मैक्सिमम जो है वो तमिल बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर हमें अल्पसंख्यक दिखाई पड़ते, तो इनसे संबंधित क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए, एक चर्चा करते हैं। पहला, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया। दूसरे की बात करें तो अनुच्छेद 30(2) की बात करें, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्त रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। इस उपबंध को 1978 44वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है और इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 30 से निरसित कर दिया था। और जब निरसित किया था तभी ये बातें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं और कंठस्थ हो गई ये बातें। तीसरा है, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। ऐसा नहीं है किसी को कुछ ज्यादा दे दिया अनुदान, किसी को कम दे दिया, किसी को कुछ दिया ही नहीं, तो ये सब यहाँ पे मना किया गया कि ऐसा नहीं किया। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों, धार्मिक और भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए, जैसा कि अनुच्छेद 29 अनुभाग के लिए नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 29 में तो है लेकिन अनुच्छेद 30 में नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। नोट करते हुए चलेंगे। ओके, कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसको स्टार लगाएंगे। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया। अपनी भाषा मतलब एक तरह से देयर ओन लैंग्वेज, मतलब कि जो जहां पे निवास करता है उसमें थोपी नहीं जा सकती कि भाई आप अंग्रेजी ही बोलिए, आप जो है जो व्यावसायिक भाषा है उसको ही बोलिए, जो ज्यादा चलन में है उसको बोलिए, नहीं। तो क्या करेगा यहाँ पे? अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा है। देख, कह सकते हैं मातृभाषा, कह सकते हैं मातृभाषा। हाँ, तो इसमें शिक्षा का अधिकार इसको प्रदान।
अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाली संस्थाएं। ओके, पहला राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता लेने वाली संस्थाएं। दूसरा, ऐसे संस्थाएं या संस्थान जो राज्य से मान्यता तो लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। तो पहले में आर्थिक सहायता भी और मान्यता दोनों, दूसरे में मान्यता तो है लेकिन आर्थिक सहायता नहीं है, और तीसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता और सहायता दोनों ही नहीं लेते हैं, वो सब आर्टिकल 30 में हमें दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो ये जो हमने यहां पे देखा, ये पूरा का पूरा मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार यहां पे खत्म होते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है वो यहां पे समाप्त होते हैं, और लगभग हमने सारे मुद्दे जो है वो क्लियर किए हुए हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है, जो इसकी पीडीएफ है वो पीएमपी प्रोग्राम चलता है। हमने बताया है कि 25 जून से स्टार्ट हुआ है, 25 जून से स्टार्ट हुआ, जैसा कि मैं आपको दिखा देता भी हूं इधर, ये प्रोग्राम चलता है। ठीक है, ये जो है यही है प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, और ये 25 जून से स्टार्ट हुआ है, और यहां से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत हमने बताया था कि नॉमिनल फी है और उसको आप परचेज भी कर सकते हैं। नॉमिनल फी मतलब इन सेंस कि आप इसमें कई सारे टेस्ट भी दिए गए होंगे, कुछ ऐसे कुछ के 60 मिनी टेस्ट है, 12 करंट अफेयर, फुल लेंथ जो है ये जो है 55, बहुत इसे ये 15 दिए, बहुत सारे टेस्ट इसमें दिए गए, आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो ये पीएमपी प्रोग्राम और इसके बाद में जो ये आईपीएफ चल रहा है, इसको साथ में करेंगे। निश्चित तौर पर मैंने बताया था कि आपको 105 110 जो है वो क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, सीधे मिलेंगे एकदम से, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। तो ये मौलिक अधिकार खत्म होता है। कल हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे, 1 या 2 टॉपिक लेंगे या 3 टॉपिक भी हो सकते हैं। तो कल जो है वो छठे आईपीएफ की बात करेंगे, सहयोग इसमें करते रहेंगे तो हम और जो है इसको करंट अफेयर भी दे देंगे बेहतर, और तमाम सारी चीजें, और सहयोग तो कर ही रहे हैं, मैंने जैसे मैं देख रहा हूं, इसको देखते रहिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नंबर्स, मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं, इसमें मोबाइल नंबर भी दिए गए, आप बात कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर दिए गए, इनमें आप बात कर सकते हैं। ओके, चलिए। ओके, टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पे भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।